बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। पाकिस्तान वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर खेलने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड्स का ऐलान तो कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड पाकिस्तान भी पहुंच गया। उन्होंने एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया और काफ़ी ज़्यादा स्कूप शॉट्स की प्रैक्टिस वो करते हुए नजर आए। यानी शायद वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना पेस नहीं मिलने वाला। बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम सीरीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ से पहले ही स्क्वाड सिलेक्शन हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो कि हेड कोच माइक हैसन ने की, उसको लेकर बहुत सारे सवालात एक बार फिर पैदा हो चुके हैं। और जब भी सिलेक्शन की बात आती है पाकिस्तान टीम में तो सवालात तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके जवाबात तक हम नहीं पहुंच पाते। कप्तानी हो, टीम सिलेक्शन हो या फिर वाइस कप्तान का क्या रोल होगा, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और फिर अगर ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की बात करें तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनका जो फोकस है वो इस सीरीज़ में अनकैप प्लेयर्स को ज़्यादा मौका देना है। शायद वो चाह रहे हैं कि वो सप्लीमेंट्री स्क्वाड भी एक तैयार कर लें वर्ल्ड कप के लिए और कुछ डाइवर्स प्लेयर्स को इंक्लूड करें। लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में हम बात करेंगे जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गए स्क्वाड में। उनमें से कई ऐसे हैं जो शेफील्ड शील्ड के टॉप स्कोरर्स में से हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके डोमेस्टिक सीजन में। तो एक जामे हिकमत अमली के तहत उन प्लेयर्स को इस टीम में इंक्लूड किया गया है। तो कैसे वो एक्सपीरियंस और यूथ को ब्लेंड करेंगे, इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे। उसके बाद हम वुमेंस क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे। हमारी वुमेंस टीम आयरलैंड पहुंच चुकी है, जहां पर वो ट्राई सीरीज़ में हिस्सा लेगी और ये एक बहुत अहम सीरीज़ है वर्ल्ड कप से पहले। हमने पहले भी बात की थी कि कॉन्फिडेंस टीम के साथ है। अब इसी प्लेइंग 11, इसी स्क्वाड के अंदर से प्लेइंग 11 और कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है। तो उस सिमिलर कंडीशंस के अंदर जो कि आपको वर्ल्ड कप में मिल सकती हैं, थोड़ा सा एक्लामेटाइज होने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि तकरीबन सिमिलर वेदर आप कह सकते हैं। बट आई थिंक एक बहुत ही अहम सीरीज़ रखी गई है एन वर्ल्ड कप से पहले, जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा तो बहुत होना चाहिए। तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ पर पाकिस्तान से 2 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी हमारे जूनियर्स की रही है थ्रू आउट नॉट जस्ट दिस चैंपियनशिप बट ओवरऑल जितना भी स्क्वॉश का कैलेंडर था 2025 से लेकर आप अब तक 2026 की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि फ़ुटबॉल फॉर स्कूल्स का प्रोग्राम जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तहत शुरू कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर ना सिर्फ टैलेंट को मौका दिया जाएगा बल्कि बाकायदा तौर पर ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। और ग्रास रूट पर फुटबॉल इस्टेब्लिश करने के लिए बेहतरीन जो आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है वो स्कूल्स और ग्रास रूट पर जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पर होता है। तो आई थिंक इस प्रोजेक्ट के ज़रिए एम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स को इंस्पायर किया जाए और बोथ मेन एंड वुमेन फुटबॉलर्स तलाश किए जाए और उनको बाकायदा सपोर्ट दी जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करें हमारे साथ ही एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? शुक्र आप। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आल्सो जॉइनिंग अस हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर, टास्क अप अहेड जो है वो अब वनडे क्रिकेट है, लेकिन स्क्वाड को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड देखें वहाँ पर भी अनकैप प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत आई थिंक वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि वो ऐसे गेम रेडी बैकअप को तैयार कर लें जो अगर वर्ल्ड कप में कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो रिप्लेसमेंट स्क्वाड के तहत जो है वो उसको यूज़ कर सकें। बिल्कुल, देखिए बायलैटरल में उनका फोकस काफ़ी अरसे से ये रहा है और ज़रूरी नहीं हम ये कह सकें कि वो उनके फ़ायदे में ही रहा है। T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उनके सामने पहली दफ़ा आपने किसी ग्लोबल टूर्नामेंट में देखा कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल क्लूलेस नज़र आया। तो इसका कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखना पड़ता है कि आपकी टीम अगर एज ए टीम साथ नहीं खेल रही होती तो अभी के लिए ये है क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरी लीग्स भी खेल रहे हैं, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं जो ODI कैप्टन है पैट कमिंग्स वो भी नहीं है, हेजलवुड भी नहीं है, स्टार कप खेलते नहीं है, ट्रैविस हेड भी नहीं है और मैक्सवेल को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। तो ये बड़े नाम मिसिंग है। पर आई थिंक जो सबसे एक्साइटिंग इस वक्त प्लेयर मुझे नज़र आता है इस टीम के अंदर वो ओलिवर पीक जो इनके अंडर-19 कप्तान रह चुके हैं। आई थिंक उसको ज़रूर मौका ये देंगे इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि जिस तरह की उसकी सिलेक्शन भी हुई है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा पोटेंशियल बेस्ड है, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ने बेसिकली कहा है कि हमने क्रिकेट IQ पे इनको सिलेक्ट किया। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमारे पास जो है वो देखने की चीज़ है, क्योंकि हम अक्सर फंस जाते हैं विकेट्स, एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स के ऊपर, लेकिन हम ये देख नहीं पाते कि उस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट क्या थी, मुश्किल कंडीशंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी या नहीं थी।
तो आई थिंक वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आई है यहाँ पर, तो मैं वो बहुत इंटरेस्टेड हूँ उनको देख के, क्योंकि बीच में सैम कॉन्टेस्ट को भी खिलाया गया लेकिन ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं मिली। अब ये देखते हैं कि इनका जो एक्सपेरिमेंट एक तरह से कह लें वो कैसा होता है ऑस्ट्रेलिया। इनमें वो मुस्तकबिल का कप्तान भी शायद ढूंढ रहे हैं, मुझे तो ये भी फीलिंग आई है शायद। बिल्कुल, अभी तो ऑब्वियसली मिच मार्श को लाए हैं कमिंग्स की जगह, बट ऑस्ट्रेलिया बहुत अर्ली टाइम पे ही जो है वो लोगों को डिटेक्ट कर लेता है, उनको टैग कर लेता है कि किस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाना है। याद है आपको स्टीव स्मिथ को जिस वक्त कप्तान बनाया, माइकल क्लार्क खुद भी उस वक्त यंग कैप्टन थे, लेकिन बहुत शुरू से ही इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था कि इनको नेक्स्ट कप्तान बनाया जाएगा। तो आई थिंक इस मामले में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी जो है वो राइट डायरेक्शन में। डेफिनेटली मोई साहब वो कहते हैं पावर प्ले में बैटर को ना इंटेंट होती है, तो आते ही वो स्ट्राइक रेट अपना एस्टैब्लिश कर दे। तो आज ये मौका हम आपको दे देते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि माइक हैसन बहुत सारी बातें कर भी गए, बहुत सारे सवाल भी छोड़ गए, कुछ जवाबात भी दे गए, कुछ हिंट्स भी दे गए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इससे पहले इतनी कोई वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जहाँ पर वो सारी बातें जिनकी निशानदेही बहुत सारे लोग, हम यहाँ पर बैठ के बहुत सारे मुख्तलिफ क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे थे। माइक हैसन शायद जो इतने अरसे से सीन से साइड पे बैठे थे, एक बार वाइट बॉल क्रिकेट का मौका आया, वो वापस ऑब्वियसली इज द हेड कोच, तो सीरीज से पहले ही बहुत सारी बातें उन्होंने वाजे कर दी। लग ये रहा था कि ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो अमूमन सीरीज हारने के बाद की जाती है, इस बार लगा कि पहले ही कर दी शायद। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, इसको वन ऑन वन इंटरव्यू आप कह सकते हैं, लेकिन बड़ा कुछ कह गए मैं आपने जिस तरह बात की, और जिसने नहीं सुना उसको ज़रूर सुनना चाहिए ये इंटरव्यू। ये ऐसा इंटरव्यू है जिसमें आपको पता लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो किस सिमत जा रहे हैं, क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, क्या अचीव नहीं कर सके। और फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जब ये चीज़ आती है ना जी, जो ऐसे बंदे के मुंह से आप ये सुनते हैं कि जो डे इन एंड डे आउट उनके साथ अटैच होता है, वो जिसको पता होता है कि ये प्लेयर, हर प्लेयर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितना अपने आप को मैच में रख रहा है और कितना नहीं रख रहा, ये सारी बातें वो कर गए हैं, कोई बात उन्होंने छोड़ी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा हम पूरा जोर लगा के पावर प्ले में हम विकेट्स ही नहीं लेते वनडे में। जब आप वनडे में शुरू में विकेट्स नहीं लेंगे, सारा प्रेशर आपकी बॉलिंग पे आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि जी ये कुछ हमारे बॉलर हैं, मतलब है कुछ हमारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि ये समझते हैं कि शायद हाफ हार्टेड ही एक तरह से प्रोड्यूस करके अपनी एफर्ट्स तो वो कुछ कर लें, ये नहीं होता बेयर मिनिमम पे। हाँ, वो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट है बहुत आगे चली गई है। आपको 100% यहाँ देना पड़ेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनपुट देनी पड़ेगी, तब जाके आप कंट्री के लिए कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर बैट्समैन पे वो बड़ा कहते हैं हम जो मिडिल ओवर इतने हम स्लो खेलते हैं कि वो मिडिल ओवर का सारा प्रेशर जो है वो चला जाता है आखिरी ओवर्स में। फिर आखिरी ओवर्स में आपको इतना प्रेशर आता है कि आप फिर विकेट लूज जब करने लग पड़ते हो तो फिर आप स्कोर ही नहीं कर सकते हो। तो ये सारी बातें मैं कहता हूँ बड़ी ठीक बातें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो गलत हो। फिर साथ उन्होंने ये भी थोड़ा सेंड दे दिया कि अगर हम कितना इनको बर्दाश्त करेंगे, जो नॉन परफॉर्मर है उनकी बात कर रहे हैं, कितना बर्दाश्त कब तक कैरी कर लेंगे, कब तक इनको कैरी करेंगे। हमने अगर टीम बनानी है, जो 18 महीने बाद वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए टीम बनानी है, तो फिर टीम हमें ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें हम देख सकते हैं कि जो परफॉर्मर के कौन से हैं। फिर सुफियान मुकीम की भी बात हुई कि सुफियान मुकीम वनडे टीम में फिट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं जो हम T20 में उनको देखते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस वो देते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा वनडे में परफॉर्म करना, क्योंकि फील्ड प्लेसिंग वो नहीं होती, और फील्ड प्लेसिंग की वजह से जब आपको थोड़ा बहुत अटैक होता है तो फिर आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। वो देखने वाली बात है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं पाते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने देखें इन सब बातों में की है कि प्लेयर वो भी फील कर रहे हैं एज अ हेड कोच। जब हेड कोच ये चीज़ फील करता है तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो कहते हैं ना जी, आप भी कहते हैं, हम इधर सारे मैं कहता हूँ कि जिस प्राइवेट चैनल्स पे हम नेशनल टीवी पे हम बैठ के ये बात करते हैं कि हमें नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए। तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस आ गई है फ्रॉम हेड कोच के बात यही है। बड़े मजे की बात आपने कर दी, हम तो फील कर करके फीलिंग लेस की तरफ जाना शुरू हो गए। बट द पॉइंट इज, देखें ये बातें आखिरी दफा जब पाकिस्तान क्रिकेट में किसी ने की, वर्बली तो नहीं की, उन्होंने लिखत पढ़त में की, तो वो उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया और ही हैड टू पार्ट वेज विद पाकिस्तान क्रिकेट।
अब माइक हैसन आई डोंट नो कि फ्यूचर क्या कहता है, लेकिन कोई रिवायत ऐसी नहीं है कि जहां पर कोई इतनी बातें करके तो फिर उसके साथ कंटिन्यू भी करे। साथ एक और सवाल भी उठता है कि फिर इस पे काम करने के लिए कौन सी ऐसी हिकमत अमली लाई जा रही है कि जी वो इन प्लेयर्स को काबू कर लेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, ये नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड की मर्जी के बगैर इस तरह की बातें की गई, ये मैं नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि अब जो थिंक टैंक है और पाकिस्तान क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी रियलाइज कर गए हैं, जो हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो आपकी जो 100% देने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जब वो रियलाइजेशन वो ऊपर तक गई है तो उन्होंने भी ये समझा कि ये बात ठीक है। तो फिर सबसे अच्छा कौन सा बंदा है जिससे ये बात करवाई जाए, वो हेड कोच ही है। तो हेड कोच से उन्होंने ये बात करवा दी, और हेड कोच से ऐसी बात करवा दी कि मैं समझता हूँ कि अब सारा आपके जो टॉप के सारे प्लेयर्स हैं, मतलब सारे बॉलर, मैं इनमें से सब बॉलर्स को आप करूंगा, बशमूल कप्तान, बशमूल कप्तान, कप्तान तो ज्यादा बल्कि बशमूल कप्तान, सब बॉलर्स। और सिर्फ एक उन्होंने कहा है कि सलमान अली आगा की जो वनडे की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, अराउंड 50 उन्होंने कहा कि वो उस पर अगर एवरेज से आप करते हो, स्कोर करते हो, तो उसका मतलब आप बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हो और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बाकी लेकिन उन्होंने कहा कि बाकियों को भी चिप इन करना पड़ेगा, बाकियों को भी सामने आना पड़ेगा, ऐसा टेम्पो क्रिएट करना पड़ेगा कि 325 से नीचे नीचे आप कभी भी नहीं है, 325 से ऊपर करेंगे तो तब आप कंपीट कर सकते हैं। जो अच्छी टीम्स हैं उनको आप कोई टफ टाइम दे सकते हैं। अगर ये आप नहीं सोच रहे, ये नहीं कर रहे, तो फिर हमें रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आई ओपनर है, आई ओपनर फॉर प्लेयर्स। जो प्लेयर्स अभी तक इस होल में थे और इस एक उसमें थे, कवर अप में थे कि जी बस चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चलता नहीं है भाई, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया है, बाकी आगे 18 महीने को इतनी बड़ा लंबा अरसा नहीं होता, वो भी आपने सब कॉन्टिनेंट में आपने शायद इधर ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपने खेलना है। तो वर्ल्ड कप जो है, फिर वर्ल्ड कप आपको वही चैलेंजेस, वही जो आपने जो अचीव आप नहीं कर सके T20 में, 2 ऊपर नीचे वर्ल्ड कप में, एक वनडे वर्ल्ड कप में आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सके जैसे कौम को, नेशन को, फैंस को आपकी तवक्कुआत थी आपके बारे में। तो वो इसलिए ही है कि आप 100% नहीं दे रहे, कोशिश नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। ये सारी चीजें मिल मिला के कंसीडरिंग इस बार तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में आपने जाके खेलना है, तो उनकी कंडीशंस हमें वैसे ही पता है कि हमें कितना सूट करती हैं और कितना नहीं। तो मोई शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत अहम सवालात हैं जो माइक हैसन ने खुद उठा दिए। तो द फर्स्ट टाइम जैसे वो कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि माइक हैसन ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे, तो इतने सारे सवालात जो उन्होंने उठा दिए, आपके ख्याल में अब प्लेयर्स के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आने वाला है, और आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि फिर प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं? कुछ खास प्लेयर्स आप जिनको पर्सनली भी जानते हैं वो भी टीम में मौजूद हैं, तो क्या होने वाला है फिर टीम में? देखें, माइक हैसन की अगर बात करूं, पहले तो जो आपने बात की थी उस चीज़ पे एग्री करता हूं कि क्या वो कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी जो स्टेटमेंट आपने दी है, ब्लंट स्टेटमेंट है ना आपकी। इससे पहले आपके एक और कोच भी दे चुके हैं, जैसन गिलेस्पी की बात करूं तो बेचारे वो वापस जा चुके थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जो मेरे लिए शिकायत, देखें इस वक्त अगर वनडे सीरीज़ की बात करूं, ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान आई गेस 7 मैचेस खेले इनके खिलाफ लास्ट में वनडेज की बात करूं, जिसमें 5 आपने जीते हुए हैं। आपके पास एक एज ज़रूर है। ऑस्ट्रेलिया की बात रही आई नो उनका एक सेटअप है, सारी चीज़ें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लास्ट वर्ल्ड कप में भी क्यों कॉस्ट हुआ था कि पाकिस्तान उनका फुल स्ट्रेंथ नहीं आया था, वो स्क्वाड उनका डिस्टर्ब हुआ था। इसके बाद आई गेस उन्होंने बांग्लादेश में वनडे T20 खेलना है। बेशक आपने उन कंडीशंस डिफरेंट में खेलना है, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को वनडे वर्ल्ड कप के लिए। आपका स्क्वाड अगर पूरा कैरी नहीं करते हो, स्क्वाड कॉम्बिनेशन के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। आई नो दे आर वेरी गुड, सारी चीज़ें हैं अपनी, वो आपको पिछले सीरीज में नजर भी आपको आ चुका है। अब माइक हैसन की बात करें, मेरे लिए फिर वही बात आ जाती है कि कोचेस को, प्लेयर्स को तो हम रगड़े में दे देते हैं क्योंकि आपके प्लेइंग 11 स्क्वाड है, वो सामने आपके खेल रहा है। जो बैकएंड पे आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो सिलेक्शन कमेटी है, ये अभी से तो नहीं है, बहुत टाइम से चल रही है। और ये वही नाम है जो बार बार आप रिप्लेस करके रेप्लिकेट करते हो, 2 साल बाद फिर ले आते हो, फिर फारिग कर देते हो, फिर वापस आप ले आते हो। कोई नाम उसके अंदर कोई नया कोई ऐड नहीं किया कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स जाके बंदा कोई आ चुका हुआ है। एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे भी कुछ क्रिकेट बोर्ड्स हैं जहाँ पर सिलेक्शन कमेटी की अगर बात करूँ तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू बी एन एक्स टेस्ट क्रिकेटर या एक्स क्रिकेटर। आपको अगर नॉलेज अच्छी है तो आप एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। और ये पहले भी रिवायत हमने कायम की थी पाकिस्तान टीम ने, जो कि शायद अभी तक चल भी रही है या शायद उसमें ब्रेक थ्रू है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान टीम की बात करें, माइक हैसन की, या जो आपके सो कॉल्ड मेंटोर्स थे, फिर सवाल ये आता है कि आपने इन प्लेयर्स के रेप्लिकेट में किसको बनाया। मैं 2 टीम्स को कंपेयर करूंगा। वुमेंस टीम, जैसे सिद्रा अमीन की हम उस दिन बात कर रहे थे, मुझे सिर्फ थोड़ा सा इस दफ़ा ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट आपने थोड़ी सी मेहनत आपने वुमेंस टीम पे की, पूल ऑफ क्रिकेटर्स को बढ़ाया, आपके पास नए फेसेस आने लग पड़े। सिर्फ फ़र्क क्या है कि उन लड़कियों को ज़्यादा मौका चाहिए
अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके वो अपना एक्सप्रेस कर सकें कि ज़्यादा बड़ी सीरीज उनको मिले। पाकिस्तान मेंस टीम के पास तो एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। मसला क्या है, जब आपके प्लेइंग 11 स्क्वाड की बात करता हूँ, शाहीन की चले फॉर एग्जांपल लेता हूँ, शाहीन के बाद हमने कौन सा एक शाहीन शाह अफरीदी उसके ऑल्टरनेट खड़ा किया, जिसको हम करते हैं ना वर्कलोड मैनेजमेंट का एक अल्फाज यूज करते हैं पेस बैटरी का, हमने कभी नहीं किया। अब तो शाहीन कप्तान, अब तो और जिम्मेदारी है। देखें कप्तान है, लेकिन मसला ये कि जब वो कप्तानी के ऊपर तलवार लटकती है तो कहीं से कॉल भी आ जाती है। ये सबसे बड़ा एक इशू हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहा है। ये जो मामला है सबसे बड़ा एक इशू इस वक्त जो पाकिस्तान शाहीन्स के बारे में आप कर लें, जो बैकएंड पे जो प्लेयर्स हैं हमारे इस वक्त जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, आपने बात की हम नए प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। अली रजा का क्या कसूर था जिसको आपने ड्रॉप किया? अच्छा, वो पूछा ये जा रहा है कि ये वही कॉल कहां से आती है, और ये आपकी भी फ्रेंचाइज टीम्स करती हैं। और साथ ये भी बता दें क्या ये वही कॉल तो नहीं जिन सर्कल्स में आज कल आप बैठ के, अच्छा ये वही सेम कॉल्स तो नहीं है? नहीं वो नहीं, अच्छा वो कॉल्स नहीं। आप चाह रहे हैं उस सर्कल में ना? नहीं मैं तो चाह रहा हूँ बैठना, कह रहा हूँ निशानदेही कर दें कॉल कहां से आ अगर रही मैं है। सर्कल से गया तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं वो पता चल जाएगा रॉन्ग नंबर है कि सही नंबर है, मतलब ये भी मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि जब आप बात इस वक्त करते हैं इन प्लेयर्स पंच ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं, मैं अभी भी हम ऑफेयर ये बात कर रहे थे कि हुनैन है, अली रजा आपके पास मौजूद था, आप समीर मिनहास को लेके आपने इसकी वाह करवाई कि यार आने वाला वन ऑफ द फ्यूचर गुड बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। आप अपनी होम कंडीशंस में ट्राई करना चाहते हो ना, दिस इज द बेस्ट डिसीजन कि आप ट्राई करते हैं, ना कि आप इसको उठा के किसी मुश्किल सीरीज में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में आप उसको ट्राई आउट करें। तो जो जितनी अगर मामलात हैं, हेड कोच आपका ये बात कर रहा है, तो मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि इट्स जस्ट नॉट द प्लेयर्स और द हेड कोच, क्योंकि ये रगड़े में जाता है आपकी मैनेजमेंट भी तो है ना। हाइंडसाइट पाकिस्तान वुड रियली लाइक दिस। हमारे कल्चर में ऐसी बातें बड़ी पसंद की जाती हैं। क्रिकेटिंग सर्कल्स की मैं बात करूं, वी लाइक सेंसेशनल थिंग्स जो कह दी जाएं क्रिकेट के बारे में। इवन अभी एक बड़ी रिडिकुलस किस्म की चीज़ मोहम्मद रिजवान की सिलेक्शन को लेकर डिजिटल मीडिया पर चल रही है, जो कि मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल शन कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जिस बंदे का जो दिल करता है वो आके एक छोटी सी तहरीर लिख देता है विदाउट इवन वेरीफाइंग इट, और लोग सारे उसके पीछे लाइन में लग जाएंगे कि हाँ इसलिए मोहम्मद रिजवान को नहीं रखा गया क्योंकि कप्तान ये कहते थे और उन्होंने ये कह दिया। आई मीन सोर्स क्या है कि आप वाकई उस कॉन्वर्सेशन में बैठे थे? पता नहीं हम सोच कहाँ से लेते हैं कि ये बात हुई होगी आपस में और उसको हम विदाउट वेरिफिकेशन कह भी देते हैं, विच आई थिंक इज वेरी बैड। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग जर्नलिज्म ये सब लीव इट टू द प्रोफेशनल्स। आप अपना ओपिनियन जरूर दें एज अ क्रिकेट फैन, लेकिन डोंट कॉल योर सेल्फ अ क्रिकेट एक्सपर्ट ऑन द बेसिस कि जी आपने कहीं से रूमर सुनी, उसमें 4 बातें ऐड हुई और आपने पूरी कॉम को उसके पीछे लगा दिया। बट एज अ प्रोफेशनल सनामीर ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि मैंने कहा हमें तो ये बड़ी पसंद आ गई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमारी मतलब की बातें हो गई और यही हो रहा था टीम में। बट एज अ प्रोफेशनल इट लुक्स वेरी वेरी बैड कि आपका हेड कोच क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि जो पिछले 6 महीने 1 साल से वो कोशिशें कर रहा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। दिस बेसिकली सिग्नल्स के शायद सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो गया एक किस्म का। देखिए मैं तो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर माइक हैसन को एज अ कोच देखा जाए, बीच वर्ल्ड कप में वो बाबर आजम के लिए जिस किस्म का बयान देते हैं, अपने ही टीम में से अपने ही प्लेयर के लिए जिस तरह वो बयान देते हैं, और अब इस तरह की बात भी कर देना, मतलब या तो आप उस टीम के साथ काम ना करें, या फिर आपके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर वो प्लेयर काम नहीं करे तो उनको चेंज करके आप दूसरे प्लेयर्स लेके आएँ। लेकिन ये आके मीडिया पे प्लेयर्स के बारे में बात करना, मेरे ख्याल से इससे ट्रस्ट सिर्फ ख़त्म होगा, कम होगा, और आगे इनको प्रॉब्लम ही होगी प्लेयर्स के साथ भी। बोर्ड के साथ जो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज़ हैं, बाकी टीमों से जो मुकाबला है वो तो एक जगह पे है, पर जो एक कोच और प्लेयर का एक ट्रस्ट लेवल होता है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर कल को 2 प्लेयर्स आके कोच के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दें तो बड़े बैड टेस्ट में चली जाएगी। तो मेरे नज़दीक एक कोच के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर तो आपकी मर्ज़ी की टीम आपको मिल रही है, आप चेंजेस कर पा रहे हैं, आपका प्लेयर्स के ऊपर कोई कमांड है, तो आप वो उस रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। और अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको साइड पे हो जाना चाहिए, रादर देन आप इस तरह की डैमेजिंग किस्म की बात करें। मुझे तो ये पर्सनली इतनी कोई अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि हमारा कोई पाकिस्तानी कोच जाके इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बारे में ऐसे बात करे और वो चुप करके सुनेंगे अपने मुल्क के लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा सा बेहतर हैंडल होना चाहिए दोनों तरफ से, पीसीबी की जानिब से भी और कोच की जानिब से भी। बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर नहीं है किसी प्लेयर का एटीट्यूड ठीक, नहीं कोई जोर लगा रहा, नहीं कोई जान मार रहा, आपके पास 1 करोड़ और प्लेयर बैठे हैं, मतलब इधर तो पाकिस्तान में तो हर कोई पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, तो आप उनको खिलाएं रादर दिन ऐसी बातें। और उनको ड्रॉप करने के बाद आप ये बात जरूर करें कि हाँ जी, इसलिए हमने ड्रॉप किया ना, इनकी हमें जो एफर्ट्स थी, इनकी जो डिसिप्लिन है, इनकी जो चीजें, उसके ऊपर इनको काम करना है। वी हैव कम्युनिकेटेड, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग ऑन टू समवन। देखिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क यू दिस, क्योंकि आप उस सेटअप में नहीं है। मेरे लिए शायद ये पूछना भी बड़ा डिफिकल्ट है। आई डोंट नो हाउ टू रीफ्रेज दिस बेटर।
लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको अलाउ भी कैसे कर सकता है? अगर तो ये मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि शायद ये नहीं, देखिए शाजी के एक्सपीरियंस पे कोई बात नहीं है, अलाउ किया है तो ये बात नहीं वो आई एग्री, बट द पॉइंट इज कि एज अ क्रिकेट बोर्ड भी आपके ऊपर ये एक जिम्मेदारी आती है कि ऐसी चीज या तो टीम मीटिंग के जरिए की जाए, क्योंकि माजी में भी हो चुका है कि टीम की बहुत सारी बातें जब लीक आउट होना शुरू हुई तो बहुत से प्लेयर्स को इसलिए साइडलाइन कर दिया गया कि दे वर इन्वॉल्व्ड इन लीकिंग दोस थिंग्स टू द मीडिया। अब बात ये कि मैं मानता हूँ ये बिल्कुल आई एग्री विद शाजी के क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी से हुई है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ क्रिकेट बोर्ड आप अपने प्लेयर्स को फिर इंडिविजुअली बुला के बात कर सकते हैं, एज अ टीम मीटिंग कर सकते हैं, या रादर देन एक बंदे को पब्लिक फेस बना के उनको जनरली ह्यूमिलिएट कर दें, व्हिच डजंट मेक सेंस कि उनका कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल, मुझे इसकी समझ नहीं आती, बिकॉज ये वही वाली बात है कि आप जिस टीम के साथ काम करें, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरी कप्तानी में मुश्किल थी मेरे लिए, चैलेंजिंग थी, प्लेयर्स की कोई एटीट्यूड या कुछ ऐसा, तो आप उसको विद इन द टीम सॉल्व करते हैं। और अगर आप 1-2 साल लगा के काम करें, नहीं कोई फ़र्क आता, तो आप उस प्लेयर को साइड करके दूसरे प्लेयर को लाते हैं उस सेटअप के अंदर, ताकि माहौल को आप ठीक कर सकें। पर कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक टीम का हिस्सा हैं और पब्लिकली जाके उसको आप इस तरह से क्रिटिसाइज करें, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना जो शाजी बता रहे हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन नहीं सकी, तो मैं तो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन पे इस वक्त कमेंट कर रही हूँ कि अगर ये बातें इसी तरह इन्होंने की हैं, सो मेरे लिए मतलब आई डोंट अग्री विद दिस काइंड ऑफ स्टाइल कि आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं फिर आप उस या तो उसको बदलें या पब्लिकली ऐसे बैश ना करें, क्योंकि जो इन्होंने वर्ल्ड कप में भी किया वो भी बड़ा बैड टेस्ट में था बाबर आजम के लिए, और उसके बाद बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हुई, और वही बाबर आजम थे जब ओटिस गिब्सन की कोचिंग में वो गए हैं। तो ठीक है, एक लेवल फ़र्क था, काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है डोमेस्टिक में और वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी उनकी फॉर्म, उनकी टाइमिंग, सब कुछ उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। मोहित शाह साहब, आई थिंक इसको इस तरह हम कर लेते हैं कि इसके अब इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं। वी शुड गेज द इम्पैक्ट्स, क्योंकि जिस तरह सना ने कहा कि एज अ प्लेयर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, शायद कोच और आपके दरमियान एक दरार सी भी आ जाए, आप शायद अब इतने वोकल ना हो, लेकिन बातें सारी ठीक हैं, निशानदेही भी ठीक हुई, लेकिन शायद जिस तरीके से मेरा सवाल फिर वही है कि क्या उन्होंने प्लेयर से ये बात की, क्या इस कैंप के जिसका वो हिस्सा थे, जिसको हेड कर रहे थे वाइट बॉल के कैंप में, क्या वहाँ ये बातें हुई? क्या उन्होंने कप्तान को बैठ के कहा कि यार देखो, अगर तुम परफॉर्म ना कर पाए तो मैं तुम्हें कप्तान नहीं बरकरार रख सकता? कितनी अथॉरिटी उनके पास है? जिस तरह वो कह रहे हैं फ़ोन कॉल आ जाती है, तो फिर कितनी अथॉरिटी कोच के पास है कि वो ये फैसले ले सके? देखिए, सना ने ये बातें की हैं, सना ने एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, खुद क्रिकेटर रही हैं, और इनको पता कि क्रिकेटर को अगर इस तरह की बात को पता लगे कि क्रिकेटर के खिलाफ सरेआम और सामने और बिल्कुल टीवी पे इस तरह की कोई बात हो रही है, एक कलेक्टिव बात हुई है, किसी एक मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे नहीं हुई, एक कलेक्टिव बात हुई है, तो ज़ाहिर है एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन इनको शायद अच्छा ये न लगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि क्या 1 साल से ज़्यादा हसन का हो गया ना जी, माइक हसन का, क्या ये परफॉर्मेंस हम जो दे रहे हैं, वाइट बॉल की बात कर लें, वाइट बॉल की है ये, वो सेटिस्फैक्ट्री है या वो सही है, वो अच्छी है? बांग्लादेश से भी हम वाइट बॉल सीरीज अब हार गए, हमारा वर्ल्ड कप में भी हमारा कोई परफॉर्मेंस हमारी नहीं रही, नहीं समझे उसको कोई ऐसी। तो हो सकता है कि पिछले 1 साल से यही बातें बिहाइंड द क्लोज डोर माइक हसन करते रहे हो। ये एक्सपेक्ट आप करते हैं ना कि एक कोच है, उसकी एक हद हो जाती है कि आप एक सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, वर्ल्ड कप के बाद ये कि यार ये करो, ये आप नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। अब वो अगर वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो कल हम नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, और वो बात सारी उसी पे आएगी। कल हमने क्रिटिसाइज करना है ना। फर्ज करें एक शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर देते हैं फॉर इंस्टेंस, आज कप्तान है, कल वो टीम ही नहीं होते, तो हमने सबने करना है यार शाहीन अफरीदी को आपने ड्रॉप कर दिया। हमारा तो इंडिकेटर यही है ना, कप्तान हटा दो। हाँ, नहीं मतलब है या कोई और इस तरह की प्लेयर्स निकाल दिए जाते हैं, या कोई और यंगस्टर या बैकअप प्लेयर कोई बीच में लाए जाते हैं, तो जनरल पब्लिक जो है और फैंस जो हैं और क्रिटिक जो हैं सारे ये बात करेंगे कि भाई आपने क्यों निकाल दिया। तो वो मेरा ख्याल एक ग्राउंड बन रहा है। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि नया कप्तान बनाने अभी हम उससे रिकवर नहीं हुए, आपने मैं सिर्फ शाजी के उसमें ये ऐड करूंगी कि देखें, शाजी की बातें देखें, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो बदलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उन लोगों में से हूँ जो इस पे बिलीव करते हैं। लेकिन आप यही कोच थे
जिन्होंने हर टूर्नामेंट में एक नई टीम खिलाई है, हर टूर्नामेंट में एक नया बैटिंग ऑर्डर खिलाया है, जिस प्लेयर को जहाँ खेलना चाहिए उसको वहाँ खिलाया ही नहीं है। असल तो अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह की प्लेयर्स की एक स्किल लेवल है वो अपनी अपनी जगह पे उनको क्या इम्प्रूव करना है, पर मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की कुछ परफॉर्मेंसेस हमें पिछले कुछ अरसे में नज़र आई हैं उसमें एक बहुत बड़ा फुकदान प्लानिंग का और प्लेयर्स को ठीक यूटिलाइज करने का है, और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी इन कोच के साहब के ऊपर जाती है। जो आप ये प्लेयर्स के बारे में इस तरह से, मतलब एक प्लेयर, दो प्लेयर, चार प्लेयर गलत हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस पूरे बंच के साथ काम कर रहे हैं वो मेहनत ही नहीं कर रहे। मतलब मुझे इस बात पे हो रहा है कि आप इसी टीम के साथ कोई और कोच ला के रख देंगे तो वो मेहनत निकलवा लेगा उससे। मतलब आपके सारे प्लेयर देखें, मैं प्लेयर रही हूँ, मुझे पता है हम ठीक है, मैं भी अभी क्रिटिसाइज करती हूँ, सारी चीज़ होती है, लेकिन वाकई सबसे ज़्यादा दुख प्लेयर को होता है जो एक्चुअल में अपनी मेहनत कर रहा होता है। तो किसी कोच का ऐसे आगे कहना है जिसके अपने रिकॉर्ड के अंदर ना उसने प्लेयर्स को सही जगह पे खिलाया है, जो ओपनर है उसको 4 नंबर पे खिला रहे हैं, जो 4 नंबर है उसको ओपन करा रहे हैं, ना बॉलिंग कॉम्बिनेशंस ठीक करा रहे हैं। हम तो पिछले 2-1.5 साल से जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म प्लेयर्स पे इंडिविजुअली रही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के ऊपर रही है कि भाई आप टीम ही कैसे रहे। हुसैन तलत को आपने T20 का प्लेयर ज़बरदस्ती बना के पूरा एशिया कप खिला दिया, उसके बाद वो वर्ल्ड कप में टीम में ही नहीं है। मतलब ये कौन सी साइंस है? ये आप क्या इस तरह टीम डेवलप नहीं होती। टीम डेवलप होती है कि आपने अगर वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो आप मैक्सिमम 25 से 30 लोगों में घूमेंगे पिछले 2 सालों में, मैक्सिमम सैंपल वही होगा। आप ऐसे नहीं हो तो 40-45 पे करेंगे और फिर कहेंगे कि जी आप परफॉर्म। सो मुझे तो इनकी बिल्कुल समझ नहीं आती। नहीं, तो जहां हम इतने अरसे से ये सवाल करते हैं कि प्लेयर जो है वो किस पाथवे और सिस्टम और क्राइटेरिया के तहत आता है, मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम हम ये भी पूछ लें कि कोच रखने का क्राइटेरिया क्या पाकिस्तान क्रिकेट लेकिन में। साथ फिर ये भी है ना जी, आप अहमद इन्होंने बात की, साथ ये भी है, आप ये भी देखें पिछले 1-1.5 साल में हमने, पिछले 2-2.5 साल चले जाएं, कितने कोच हमने चेंज किए? कोच तो चेंज किए ना। कभी जैसन गिलेस्पी आ गए, कभी अजहर आ गए, कभी कस्टन आ गए, अब्दुर्रहमान साहब आए बीच कभी में। अब्दुर्रहमान, टाइम ही नहीं दिया शायद ना गिलेस्पी को हाँ ज़्यादा कभी मिला, एक एक ना, करके तो सारे कोच तो हमने कस्टन को फर्क कर टाइम दिए मिला ना ही जी। नहीं। फर्क कर दिए, तो अब कोच इतने ज्यादा हमने चेंज कर दिए, शायद वो अब जज्बा वो कर कह रहे रहे हैं प्लेयर जी। हो अब क्रिकेटर्स थोड़े चेंज कर देंगे। मैं वैसे एक बात कर रहा उसके बाद किसकी बारी है शायद? उसके बाद फैसले कहाँ जाएगी? इस पे वन ऑफ द अच्छा, वो हमारी टीम पूछना चाह रही है कि इनका नंबर कब आएगा। ये बहुत बड़ा भाई मामला नहीं। वन ऑफ द एक्स कोचेज ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी जब बात इस पे हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान टीम की हालात देखें, जो हमने जिस तरीके से कोचेस चेंज किए हैं, फॉर मी इशू ये कि आपने एक तो ट्रस्ट अपना तोड़ा। किस सेंस में कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो बड़ा नाम का कोच है वो आपको नहीं आएगा आपके लिए, क्योंकि आपने ट्रस्ट एक तोड़ा है ना। आपने गैरी कर्स्टन को कितना टाइम दिया, अगर आप जेसन गिलेस्पी की बात करें आपने उनको कितना टाइम इफ यू अलाउ मी, मैं मतलब आपने बड़ा नाम लेना ही क्यों है? आपके क्या पाकिस्तान में कोचेस का फुकदान है? वो बात नहीं कर रहा। देखो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में आप ढूंढते हो, दूसरा मसला क्या है कि इस वक्त जो आप प्लेयर्स की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की ना, वर्ल्ड कप के बाद आपने PSL क्योंकि करवाना था, हमारी मजबूरी थी क्योंकि सीजन विंडो ये था। आपके पास इतना टाइम नहीं था कि लोग बैठ के आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते। माइक हैसन पे क्यों अकाउंटेबिलिटी की कप्तान ने बात की ना, सबसे बड़ा अकाउंटेबल आप किस सेंस में हो? एक तो फोर्सफुल मिडिल ऑर्डर आपने बनाया, आपका एक मैच विनर है फखर जमान को, आप पूरा सीजन बाहर बिठाते हो, आप उस मैच में लेके आते हो जो आपका डू एंड डाई मैच है, उसमें आके परफॉर्म करता है। नसीम शाह पूरे टूर्नामेंट आप बाहर बिठाते हो, उस मैच में खिलाते हो जो आपका डू एंड डाई सिचुएशन आ जाती है, उसमें परफॉर्म कर देता है। सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी फिर आपके कप्तान अपना इसकी क्या नाम है कोच, और साथ में आपके सिलेक्शन कमेटी की है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करे थे पूरे मामले को। वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक आपको नजर नहीं आई है। आप प्लेयर्स के पीछे हम भी पड़ जाते हैं डेफिनेटली, और मैंने फिर कहा ना, कैमरे के ऊपर खेल रहे हैं, तकलीफ होती है, जो भी मामला हैं, लेकिन जो बैक एंड पे इस चीज को लेके चल रहे हैं सिस्टम, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी हो ना। मैं जेसन गिलेस्पी की जब आपने बल्कि खुद इंटरव्यू लिया था जब हम बैठे हुए थे रूम के अंदर, उसने एक बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया सेटअप की कि जो हेड कोच है और उसके नीचे जो रीजन के कोचेज हैं, शील्ड क्रिकेट के कोचेज हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है कि मुझे प्रॉपर तरीके से सिग्नल मिलता है कौन सा लड़का किधर परफॉर्म कर रहा है, किधर नहीं कर रहा। यहाँ पर इशू क्या है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जेसन गिलेस्पी ड्यूरिंग हिज टाइम इन पाकिस्तान उन्होंने एक ही इंटरव्यू दिया और वो मैंने किया। आई हैड द प्रिविलेज कि मैंने पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से वो इंटरव्यू किया और मैंने उनसे डोमेस्टिक क्रिकेट का सवाल किया था, बट आई हैट्स ऑफ टू हिज प्रोफेशनलिज्म।
उन्होंने कहा आप मुझे कुछ अरसा दें, मैं इसको प्रॉपरली गेज कर लूं, फिर मैं बात कर सकूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या रिफॉर्म्स लानी है। तो अरसा दिया उन्होंने नहीं ना दिया, उतनी देर में वो ही चले गए, जितना अरसा उनको हम पूछते सवाल वो ही चले गए। अब आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, आई मीन जो आप कहना चाह रहे हैं वो इन शॉर्ट के माइक हैसन की जो हालत है या जो इस वक्त उनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो उसी चौकीदार का जो कहता है जागते रहना मेरे ते ना रहना। तो ये तो वही बात होगी ना कि वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। लेकिन जो आप अकाउंटेबिलिटी वर्ल्ड कप के बाद की बात करें, वो वर्ल्ड कप से बहुत पहले ही बातें शुरू हो गई थी। द पॉइंट इज कि मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये करवाया गया, ये उन्होंने कहा नहीं कहा, मुझे उस पर किसी बात पे एतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर बतौर देखें एज अ हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या एक आपके पास ओहदा हो और आप अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ पा रहे तो ठीक है, आपकी टीम का कसूर है, लेकिन बीइंग द लीडर ऑफ दैट पैक आपने क्या ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की, क्या आपने बोर्ड को कन्वे किया? क्या माइक हैसन ने वर्ल्ड कप के बाद, आई एम श्योर मोहित शाह साहब नहीं किया होगा, वर्ल्ड कप के बाद कोई रिपोर्ट सबमिट कराई जिसमें वो इन प्लेयर्स की निशानदेही करते? अब क्योंकि वो एक ही प्लेयर को सपोर्ट करते रहे, अब क्योंकि वो खुद फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है, तो दैट्स अ वेरी। अगर रिपोर्ट की बात करें तो आई गेस सिर्फ एक ही आपका कोच था जिसने प्रॉपर रिपोर्ट बनाई थी, वो गैरी कर्स्टन। वो भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए वापस। आपने प्लेयर्स की बात की ना, इनके अपना माइक हैसन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जितना आपने अरसा पाकिस्तान टीम के साथ गुजारा है, इसका मतलब आप एक डरे हुए कोच रहे हो, आपने डर के टाइम गुजारा, बस ठीक है टाइम निकल रहा है, मैं टाइम अपना जो सा है वो निकाल लूँ। प्रेशर कुकर शायद फटा है या पीछे से बैकअप थोड़ा सा आया कि यार आप बात करें जो मुश्किल आते हैं और आपको करनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम है ना यार, देखो 2-3 साल के अंदर आपने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट आपने बहुत अच्छी चीज़ें कर ली, लेकिन टीम की जो सिचुएशन इस वक्त है आपके सामने है वो बिल्कुल नीचे जा रही है। T20 में देख लो, वनडे में, टेस्ट क्रिकेट में आपने अपनी टीम की हालत खुद खराब की हुई है। जितने कप्तान आपने चेंज किए, टीम के बैकअप प्लेयर्स की बात करें प्रोड्यूस नहीं किए। अब माइक हैसन की आप बात करें, कुछ अपना लोग हैं जो सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो चुके हैं। माइक हैसन ने एक और बयान दिया है, फिर आप मुझे पता है वो मेरे ऊपर लेंगे वही मामला जो उनसे डरते हैं बात करते हुए भी। शादाब खान का उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर उसको टॉप 15 क्रिकेटर्स में आप नहीं देखते तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां पर हेड कर रही है। फॉर हिज इंफॉर्मेशन, इज हेड कोच ऑफ पाकिस्तान, मैं नहीं हूं। आखिरी मैच उसने 2023 में वर्ल्ड कप खेला है, वनडे का, 2023 में शायद वर्ल्ड कप था, उसमें भी उनकी एवरेज आपके सामने, उसके बाद लॉन्गर फॉर्मेट लिस्टें भी नहीं खेला उन्होंने। तो आप किस हैसियत से उनको अपना वनडे टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेकर आ रहे हैं जिसकी शायद किसी और की अच्छा बात उन्होंने ठीक की है, बस उसमें एक वर्ड वो भूल गए, इन्फ्लुएंशियल लगाने का, कि टॉप 15 इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान, वो लफ्ज शायद रह गया। बट आप बहुत मतलब महजूज हुई इनके इस जवाब से, कोई कुछ चीज तो नहीं पिक कर लिया आपने? क्लास लेनी हुई नहीं मतलब अफसोस होता है यार, अब हंस ही सकते हैं, अब और क्या कर सकते हैं कि आप मतलब कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। बात तो ये है कि आपने स्टेबिलिटी लानी है और मेरिट पे अच्छे क्रेडिबल लोग लाने हैं। मुझे बहुत अब तक दुख है कि गैरी कर्स्टन जैसे बंदे को हम ले आए और हम उनको टाइम नहीं दे सकें कि वो आके कुछ करते रहे, कि उन्होंने जिस टीम के साथ दुनिया में काम किया है बहुत ही आला, गिलिस्पी हो गए, बाकी लोग हो गए, इनका अभी फिर भी कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा छोटा है। पर जब आप गैरी कर्स्टन की बात करते हैं तो वो एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। तो अफसोस होता है ज़रूर, क्योंकि टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। PSL हम देख के आए हैं, जिधर से देखो बैटर्स हों, बॉलर्स हों, फील्डर्स हो, फरहान यूसुफ की फील्डिंग आप दे दें, समीर मनास की आप बैटिंग देख लें, हुनैन शाह की आप बॉलिंग देख लें, तो टैलेंट तो आपका भरपूर है। इस टैलेंट के साथ इंसाफ हम लोगों ने करना है, हमने नर्चर करने का वो इन्वायरमेंट इनको देना है कि जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड बीटर्स हो सकें। तो वो नहीं होता तो उस पर तकलीफ होती है। वेरी क्विक क्वेश्चन मोहित शाह साहब, अब ये भी लोग कहेंगे ये कॉमेडी की तरफ चलेंगे, बट शायद फिर हमें मोहसिन हसन खान की तरह का ही कोच चाहिए जो कह दे बेटा तुम कर सकते हो इसमें, और कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो मैं इसमें थोड़ा सा हकी को ले आता हूँ। हकी में यही होता है, मतलब जो कोच होता है ना, हमारे जो पुराने ओलंपियन हैं और पुराने सोच वाले हैं और जो उस वक्त खेला करते थे 70s में, शाबाब बच्चे शाबाब, चलो फलाना कर लो, ये कर लो, ये सिस्टम चला गया अब ना। ये तो कोचिंग नहीं होती ना। कोचिंग वो होती है कि आप अपोजिशन को देखें, अपनी टीम को देखें, अपने फ्लाज देखें, उनकी फ्लाज देखें, फिर उस तरह टैक्टिकली देखें, ये सारा कुछ देखें। लेकिन एक बात, अब माइक हैसन पे इतनी ज़्यादा हमने डिस्कशन की, देखें लगता यही है कि अब ये अगले वर्ल्ड कप में जो जिस तरह आपने कहा जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका होना है, 18 महीने बाद होना है, नमीबिया भी साथ है, ये 18 महीने इसको रखने का प्लान है, ये नहीं है कि निकालने का प्लान है। अगर रखने का प्लान है फिर आपने फ्री हैंड भी थोड़ा सा देना है, बिल्कुल, कि आपको अगर ये प्लेयर अच्छा नहीं लगता
या इस प्लेयर से आप तवक्को कर सके, मतलब है ये आप बार बार इससे कह रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो फिर आपकी इतना बनता है ना कि वो कहे कि मेरे से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर इस प्लेयर को इस टीम में नहीं होना चाहिए ना, इतना तो कह सकता है कोच। नहीं, बिल्कुल सही। तो इसकी तो 18 महीने बाद एक और वर्ल्ड कप हम हार जाएं और फिर हम बैठे ही रहे अगले 5 साल, तो फिर आप फारिग कर दें। और हाँ, और 4 साल बैठे नहीं, और कोई तरीका नहीं ना जी, और कोई तरीका है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में रिजल्ट लाने का। या तो कोई और ऐसा सिस्टम बता दें रिजल्ट लाने का, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना, वर्ल्ड कप में रिजल्ट आ रहे हैं जिस तरह अवैस ने कहा, ना टेस्ट में आ रहे हैं, ना आपके T20 में आ रहे हैं। एक बात बता दें मुझे कि अब तक इनको फ्री हैंड नहीं था एज अ कोच। शायद इनकी प्रॉब्लम हो। नहीं, ये थोड़ा सा मैं सम अप कर देता हूं, आई हैव टू क्लोज डिस्कशन इस पे कर लीजिएगा। नहीं, ये अगले प्रोग्राम कल छुट्टी है। देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताता छुट्टी नहीं हूं, है। ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने लगा। ये मैं आपको ऑनेस्टली, अभी सना ने जो बात की ना, मैंने लेकिन ये सीरीज बड़ा डिटरमिन करेगी, मैं आपको बताऊं। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है सीरीज में आपको काफी कुछ नजर आ जाएगा, और इस सीरीज के बाद शायद ये पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत बिल्कुल ये भी नहीं हो। शायद का मुझे लग रहा है फारिग होने वाला है। अगर जीत गए फिर कोई और बात हो देखिए, जाएगी। वो तो फिर डिफरेंट हो जाता है। देखिए मैं ये बात, सना ने जो बात की ना, वो बिल्कुल वो तीर डायरेक्ट जाकर लगा। वो बात ये है, बड़ा सिंपल है कि इससे पहले तक उनको फ्री हैंड था, अब आगे शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, तो अब मसला हो गया, क्योंकि एक सिलेक्शन के ऊपर भी बात हो गई कि एक सिलेक्शन पे शाहीन कुछ और चाहते थे, कोच ने कुछ और कह दिया, बातें ये भी चल रही हैं। तो शायद इसके बाद माइक हैसन को लगा हो कि शायद अब मैं नहीं वो उतना अथॉरिटी रखता, तो शायद ये बातें, लेकिन ये सिर्फ हम बातों की हद तक ही इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन माइक हैसन का फ्यूचर क्या होता है, पाकिस्तान टीम का फ्यूचर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही इसको गेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर वही सेम स्टोरी है, इस बार वो प्लेयर्स की जानिब से नहीं लेकिन कोच की जानिब से आई है, तो एक नई एपिसोड बन के सामने आई है पाकिस्तान क्रिकेट में। यही था आज का प्रोग्राम। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।